गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी क्लास स्टार्ट हो गई है। एक बार बता देंगे आप क्लास शुरू हुई क्या? विपिन, मोहित कुशवाहा, अनिकेत, चेतन कुमार, प्रिंस भगत राधे राधे कह रहे हैं। आई होप कि बिल्कुल माहौल सही चल रहा है। ऑल क्लियर। तो लास्ट क्लास में हमने साउंड ध्वनि कंप्लीट किया था। आज हम क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चे पढ़ के आए होंगे। लक्की सागर, आकाश, शेखर, मनीष, सोनू वर्मा, विपिन पांडे, दीप्ति मुखर्जी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एक ही घंटे की क्लास है तो ज्यादा समय खराब नहीं कर सकते हम। तो समय का बिल्कुल सम्मान करेंगे, फुल इज्जत समय को देंगे तो समय भी हमें देगा भाई, है ना। तो अब लिखेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में लिखेंगे हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे या वैद्युत चुंबकीय विकिरण, ब्रैकेट में लिख लेना तरंगे। तो आज हम क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी, वेव वाला 3-4 क्लास पहले हमने शुरुआत की थी, जब तो मैंने आपको इससे कहा था कि दो तरह की वेव हमें क्लास में पढ़नी है। एक पढ़नी है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। मैकेनिकल वेव मैंने कहा था वो होती हैं जो केवल किसी मीडियम में, किसी माध्यम में ही चल सकती हैं, किसी मीडियम के अंदर, जैसे कि साउंड, आवाज। एक मैंने आपको बताया था कि एक हम पढ़ेंगे नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंगे। और नॉन मैकेनिकल वेव वो होती हैं जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो बेटा जब हम क्लास में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये नॉन मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आती हैं। ये होती हैं अयांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो अयांत्रिक तरंग का मतलब है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ये वो तरंगे हैं जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेंगी। इनके साथ ये समस्या नहीं है कि मीडियम होना ही चाहिए तो तभी चलेंगी, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेंगे। जैसे इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है प्रकाश, लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 7 वेव हमें पढ़नी है। 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, उनमें से एक के बारे में हम बचपन से जानते हैं, लाइट, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश एक नॉन मैकेनिकल वेव है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, तभी तो प्रकाश अंतरिक्ष से होते होते सूर्य से प्रकाश धरती तक पहुंच जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में एक जानकारी तो हमें क्या है कि नॉन मैकेनिकल वेव है, ये वैक्यूम के अंदर भी चल सकती हैं। दूसरा बेटा, नॉन मैकेनिकल वेव जो वैक्यूम में चल सकती हैं, इनकी वैक्यूम में फिक्स स्पीड होती है। कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं आपको पढ़ाऊं, चाहे हम यहाँ पर रेडियो वेव पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे हम, रेडियो, एक्सरे, गामा रे, माइक्रो, इंफ्रा, लाइट, ऐसे करके 7 वेव पढ़ेंगे। उनके नाम भी लिखाऊंगा मैं आपको। इनमें से कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इन सब की स्पीड होती है वैक्यूम में सेम। और वो स्पीड कितनी होती है? वही वैक्यूम में आपको पता है कि लाइट की स्पीड होती है 3 गुणा 10⁸। तो कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इनकी वैक्यूम में स्पीड होती है, निर्वात में स्पीड होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अब ये मत कहना कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड आप बता रहे हैं 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो हमने लाइट की स्पीड पढ़ी है। भाई लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, नॉन मैकेनिकल वेव है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल with a speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। हिंदी में लिखेंगे निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगे, निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगे
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं। एक क्वेश्चन एक बार बिहार के पीसीएस में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है। तो एक सेंटर में पढ़ा रहा था ऑफलाइन, तो बच्चा पेपर लेके आया, तो उसने 3 × 10⁸ ऑप्शन को कट मार रखा था। मैंने भाई ऑप्शन क्यों काट दिया आपने? कह रहा जी ये स्पीड जो है तो प्रकाश की स्पीड होती है, निर्वात में प्रकाश चलता है 3 × 10⁸ की स्पीड से, और ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछ रहा है। तो मैंने कहा भैया लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, तो जरूरी नहीं कि कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाए। वैक्यूम में सबकी फिक्स स्पीड होती है 3 × 10⁸, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो लाइट है ना वो विजिबल है, दृश्य है। बाकी जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे क्लास में, वो इनविजिबल होती है, वो अदृश्य होती हैं, तो छोटी क्लास में उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो बच्चों को केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ही पार्ट पढ़ाया जाता है, प्रकाश, लाइट। 9th 10th क्लास में लाइट के बारे में डिस्कशन किया जाता है, लेकिन जब आप 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ते हैं तब जाके आपको बाकी चीजें भी पढ़ाई जाती है कि सन से जो एनर्जी निकलती है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, उसे हम कहते हैं रेडिएशन, विकिरण। तो सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है, जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन का लाइट तो केवल एक छोटा सा पार्ट है जो विजिबल है। उस एनर्जी में, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश में, एनर्जी में और चीजें भी होती है। उसमें अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें भी होती है, उसमें इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे भी होती हैं। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ेंगे 7th क्लास में, इनमें से कोई सी भी पेपर में आए, चाहे अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी आए, चाहे एक्सरे आए, गामा रे आए, माइक्रो आए, रेडियो आए, कोई सी भी आए, सबकी वैक्यूम में स्पीड फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बस जो मैं आपको 7 वेव लिखाऊंगा उनमें से जो लाइट होगी वो विजिबल पार्ट है, बाकी सब इनविजिबल है, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए उसकी बात हम छोटी क्लास में कम करते हैं। दूसरा, अगर पेपर में कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाए तो आप एक काम करना, अपनी कॉपी में कहीं साइड में लिख भी सकते हो, दिमाग में रख सकते हो कि जब भी पेपर में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूछेगा तो हम ये मान के चलेंगे जैसे वो लाइट की बात कर रहा हो, प्रकाश की, तो अपने आप से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को काट कर उसकी जगह लाइट लिख लोगे, अपने आप आंसर मिलेंगे। मान लो पेपर में क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वैक्यूम में कितनी है, तो आप मान लो कि जैसे वो पूछ रहा हो कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है, फिर आप बता दो कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है, पता ही है 3 × 10⁸ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आगे भी जहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जैसे ही लाइट से रिप्लेस कर देंगे तो हमें अपने आप से आंसर हमारे सामने आने लग जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक तो मैंने इनकी खास बात बताई कि वैक्यूम में, निर्वात में चल सकती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव है, और वैक्यूम में चल सकती है और वैक्यूम में चलेंगी, लेकिन कितनी स्पीड से? फिक्स स्पीड है 3 × 10⁸। तो ये खूबसूरती किन वेव के पास है कि जो वैक्यूम में चले और इतनी स्पीड से चलें। तो 7 वेव हमारे पास हैं, तो इनके नाम देखेंगे कौन कौन सी। एक हमारे पास में है रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। एक बेटा हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। एक हमें पढ़ना है इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगे। एक हमारे पास में विजिबल लाइट, जिसे हम खाली लाइट भी कह देते हैं, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। एक हमारे पास में है अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। एक हमारे पास में एक्स रेज, एक्स किरणें, और एक है गामा रेज, गामा किरणें। तो बेटा हमारे पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। अब हिंदी में मैंने एक बार इनका नाम लिख दिया है, आगे से हम इनके इंग्लिश नाम ही यूज करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें भी इनके इंग्लिश नाम याद करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वो कई बार पेपर में हिंदी में सूक्ष्म तरंगे लिखता ही नहीं है, वो हिंदी में भी ऐसा लिख देगा माइक्रोवेव। वो पेपर में आपको मैं दिखाऊंगा अभी पीडीएफ से क्वेश्चन, वो अवरक्त तरंगे नहीं लिखेगा, इसी इंफ्रारेड को ऐसे लिख देगा, इंफ्रारेड।
ठीक। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है पराबैंगनी किरणें, इन्हें ऐसे ना लिखे हो, खाली ऐसे लिख देगा यूवी किरणें। तो जितने हिंदी माध्यम के छात्र हैं इनके आपको हिंदी के साथ में इंग्लिश नाम भी याद रखने। देखो रेडियो के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, तो हिंदी इंग्लिश में सेम ही रेडियो वेव। सूक्ष्म तरंगों को याद रखना माइक्रोवेव कहते हैं। अवरक्त तो इंफ्रारेड, ये विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश है ही। पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी किरणें, और ये हिंदी इंग्लिश में सेम ही बात है, एक्स किरणें और गामा। तो हमारे पास में 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी। अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अगर हम बहुत ही शुरुआती क्वेश्चन की बात करें तो पेपर में आपको 4 वेव देके पूछेगा, बताओ इन चारों में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कौन सी नहीं है। तो बेटा जो 4 ऑप्शन पेपर में आपको मिलेंगे, तो इन 7 में से कोई सा नाम अगर आपको वहां दिख जाए तो समझ जाना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इन 7 में से कोई सा नाम नहीं दिखा तो वो नहीं है। तो जब भी पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेगा तो केवल ये 7 वेव ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में आएंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने 7 इनको ही क्यों रखा? क्योंकि इन सब की खास बात यह है कि सब की सब वैक्यूम में चलती हैं 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और कोई वेव हमने इस कैटेगरी में नहीं रखी है, तो इसका मतलब है कि या तो वैक्यूम में नहीं चल सकती, अगर वैक्यूम में चल भी सकती है तो फिर उसकी स्पीड 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ओनली अल्फा रेज, केवल अल्फा किरणें, ओनली बीटा रेज, केवल बीटा किरणें, ओनली गामा रेज, केवल गामा किरणें, एक है ऑल ऑफ द अबव, सभी। तो आपको बताना अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तब किस पर टिक लगा के आओगे? दीपक पटेल ने सबसे फास्ट आंसर दिया हमें, और विक्की ने, देखो मुझे पता था विक्की जैसे बच्चे हैं क्लास में 1-2, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। ये धीरज का भी गलत हो गया, बाकी निखिल, दीप्ति मुखर्जी, इन सब बच्चों का बिल्कुल बढ़िया आंसर आ रहा है। देखो इसने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा एक बताओ, जो मैंने आपको 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखवाई हैं उसमें रेडियो, माइक्रो, इन्फा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे, उनमें कहीं अल्फा बीटा लिखवाया? मैंने आपको नहीं लिखवाया। तो आप ये बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑल ऑफ द अबव क्यों बता रहे हैं? मैंने वहां पे आपको गामा लिखवाया, तो आपको सी ऑप्शन बताना चाहिए। समझने की शक्ति में दिक्कत है यानी कि। अब आप एक बात समझो भाई, यहाँ पे कि आपसे पूछ रहा है कि इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है, वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है। तो जो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको लिखवाई हैं उनमें कहीं दूर दूर तक अल्फा बीटा का हमने जिक्र किया है? जहां पे अल्फा बीटा का जिक्र ही नहीं, वहां पे गामा का जिक्र है। बिल्कुल है सर, गामा तो आपने लिखवाई है, पर इन 7 वेव में कहीं अल्फा बीटा तो दूर दूर तक नहीं है। तो आप भावुक होकर तीनों क्यों बता रहे हो? वजह यह कि टीचर को पता है कि हम बचपन से अल्फा बीटा गामा शब्द नाम साथ साथ सुनते हैं। बच्चा पढ़ के तो जाता नहीं है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसे कोई आइडिया नहीं। अल्फा बीटा गामा सभी सब पर टिक मार देता है। ये अल्फा बीटा गामा बचपन सुनते आ रहे हैं ना साथ साथ, कि अल्फा ग्रुप बनाया, बीटा बनाया, गामा बनाया, अल्फा चार्ली, बीटा चार्ली, सुना हो कुछ भी आपने इस टाइप की चीजें? या अल्फा बीटा गामा किरणें एक साथ आप कहां सुनेंगे? जब आप यहाँ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता। तो आपको बताएंगे कि कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जैसे कि यूरेनियम, जैसे कि रेडियम। तो आपसे कहेंगे कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं यूरेनियम या रेडियम जैसे, इनके अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो ये अल्फा बीटा गामा किरणें रेडियो एक्टिव किरणें हैं। अगर पेपर में आए कि रेडियो एक्टिव किरणें कौन सी हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से बाहर निकले, रेडियो एक्टिव रेज कौन सी हैं, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बाहर निकले, तो रेडियो एक्टिव रेज पूछेगा तो अल्फा बीटा गामा तीनों बताएंगे। लेकिन इन तीनों में से कौन सी है जो लाइट की स्पीड से भागती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 की स्पीड से भागती है, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। तो उसमें हम केवल फिर गामा लिखेंगे। तो पेपर में अगर केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आए
तो हम टिक लगाएंगे ओनली गामा। लेकिन अगर पेपर में पूछे कि रेडियो एक्टिव रेज कौन सी है, रेडियो एक्टिव किरणें कौन सी हैं, रेडियो एक्टिव किरणें तो फिर तीनों बतानी है। तो रेडियो एक्टिव किरणें वो है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से बाहर निकलती है, यूरेनियम या यूरेनियम रेडियम जैसे पदार्थों से रेडियो एक्टिव किरणें, तो उसमें तीनों बताएंगे, अल्फा भी, बीटा भी, गामा भी। तो इसमें आपका आंसर तीनों होगा और यहाँ पे आपका आंसर केवल गामा बनेगा। आ रही बात समझ में? यही क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अभी। पेन नंबर दिख रहा है कहीं लिखा हुआ? ये हमने अभी बच्चों को क्वेश्चन कराए थे यूट्यूब पर, प्रैक्टिस सेट, इसमें से कुछ क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें वैद्युत चुंबकीय नहीं है। अब देखो कौन सी नहीं है, आपको कि सर गामा जो रेज है तो आपने लिखवाया तो है, बीटा आपने नहीं लिखवाया, हीट रे भी आपने नहीं लिखवाया, और एक्सरे आपने लिखवाया, दोनों तो हैं। अब आप कहोगे सर ये तो बीटा भी नहीं लिखवाया, हीट भी नहीं लिखवाया। भैया हीट मैंने आपको नहीं लिखवाया, पर आप समझो ना, हीट ऊष्मा का मतलब क्या, लाइट प्रकाश से ही तो है। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि भाई हीट का मतलब क्या होता है, जब हीट की हम बात करेंगे ना, हीट जो होता है बेटा, जो ताप किरणें होती हैं, हीट का मतलब होता है उसमें एक पार्ट तो कि प्रकाश, लाइट, और एक हम आगे पढ़ाऊंगा मैं भी आपको कि अगर कोई वस्तु गर्म है तो उस वस्तु से इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे निकलती ही निकलती हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज समझना, जब वो हीट की बात कर रहा है ना, तो एक्चुअल में जब वो हीट कह रहा है तो हीट का मतलब यही कहना चाह रहा है वो आपसे कि विजिबल लाइट और इंफ्रारेड की बात कर रहा है वो। जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उससे जो देखो, अगर मान लो कि कोई चीज गर्म है, उसके आसपास अपना हाथ करना है ऐसे, आपको लगेगा कि आपके हाथ में कुछ भाप सी घुस रही है, कुछ आपको जलन से महसूस होगी। कोई चीज अगर गर्म हो उसके आसपास अगर आप अपने हाथ लेके जाओगे तो आपको एक गर्माहट से महसूस होगी, तो इंफ्रारेड वेव होती है, वो अवरक्त तरंगे होती हैं। तो जब वो हीट कह रहा है तो उसका मतलब बेटा वो इंफ्रारेड ही है, इंफ्रारेड और विजिबल। विजिबल मान लो बहुत ज्यादा गर्म है तो विजिबल लाइट भी दिख सकती है आपको, है ना। तो ये भी हीट रेज जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन बीटा नहीं है, तो हमारा आंसर इसका बी ऑप्शन बनेगा। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचो कि बिल्कुल ही आपको लाइन टू लाइन, शब्द टू शब्द ही टकरा जाए, जरूरी नहीं है, थोड़ा सा फिर आपको बुद्धि का प्रयोग भी करना पड़ेगा। जब हीट, गर्माहट का मतलब क्या होता है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं हीट का मतलब क्या है। भाई कोई चीज अगर हीटअप है, बहुत ज्यादा गर्म है, तो उसके अंदर से इंफ्रारेड रेज निकलती है, अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो विजिबल लाइट भी निकलती है, दृश्य प्रकाश भी निकलता है। किसी चीज को बहुत ज्यादा तपा दो तो आपको देखोगे उससे लाल, पीले, नीले से रंग भी निकलते हुए दिखेंगे उसके अंदर से आपको। तो इसका आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक, अच्छा, ये छोटी सी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आते हैं असली गेम पर कि पेपर में हमारे से पूछेगा क्या। तो या तो आपसे पूछेगा चार ऑप्शन देकर कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन सी नहीं है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खास बात क्या है, इनकी स्पीड और इनका वैक्यूम में चलना। अब इसमें जो जर्नली पेपर में क्वेश्चन आता है, जो 70% जो चांस होते हैं आने के, वो आपसे कहेगा कि ये बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, किस वेव की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति ज्यादा है, किसकी एनर्जी, ऊर्जा ज्यादा है, इस तरह की बातें आपसे पूछेगा। तो हम उस पर चलेंगे अपने मेन पार्ट पे। अब यहां देखेंगे सब बच्चे ध्यान से, मैं अब इंग्लिश नाम ही यूज करूंगा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों से मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि उन्होंने इनके इंग्लिश नाम भी याद कर लिए होंगे। एक रेडियो वेव है, एक हमारे पास में है माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगे, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। ठीक, एक शब्द गलत हो जाए तो ये पकड़ नहीं पाता भाई कंप्यूटर। विजिबल लाइट, और क्या लिखवाया था इसके बाद, हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक था एक्स रेज और एक था
गामा रेज। रेडियो हिंदी वाले बच्चों के लिए रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड अवरक्त, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा। ठीक। अच्छा, ये वाई जैसा दिख रहा है यहाँ पे। गामा। ठीक है। अच्छा, पेपर में आपसे हमारे से कहेगा, चार ऑप्शन देगा आपको, या ऐसे पूछ लेगा कि ये बताओ किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य। तो मैं जब भी क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखूंगा हमेशा इस फिक्स पैटर्न में लिखेंगे हम। ठीक है, ये RMI है ना, रेडियो माइक्रो इंफ्रा है ना, फिर ये VUXY। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में लिखेंगे हम बार बार, RMI VUXY, RMI VUXY। तो रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल अल्ट्रा एक्सरे गामा रे। क्यों? इससे हमें बड़े फायदे होंगे। तो उसने कहा कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ ज्यादा है, तो मैंने जानबूझ के पैटर्न हम ऐसा इसलिए लिखेंगे, हमारे याद रखना आसान रहेगा कि जो नाम सबसे टॉप पर लिखा है, जैसे रेडियो वेव, तो रेडियो वेव जो होती है इसकी वेवलेंथ, इसकी तरंग दैर्घ्य होती है सबसे ज्यादा। तो जो रेडियो वेव है इसकी होती है मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिकतम तरंग दैर्घ्य। तो मैक्सिमम जो वेवलेंथ है, अधिकतम तरंग दैर्घ्य, वो होती है रेडियो की। अधिकतम तरंग दैर्घ्य। उससे कम वेवलेंथ होती है माइक्रो की, उससे कम इंफ्रा की, घटते 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 उससे कम होती है गामा की। तो गामा की होती है मिनिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम है बेटा किसकी? रेडियो की, मिनिमम है गामा की। अब देखो पेपर में शायद ही कभी ऐसा होगा कि वो आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे और आपको रेडियो ऑप्शन में मिल जाए, और या मिनिमम पूछे तो गामा मिल जाए। वो क्या करता है पेपर में, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछेगा, रेडियो ऑप्शन में देगा ही नहीं। अगर रेडियो ऑप्शन में ना हो तो फिर हमारा आंसर होगा माइक्रो, माइक्रो ऑप्शन में नहीं है तो फिर होगा इंफ्रा, इंफ्रा नहीं है तो फिर विजिबल। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि वेवलेंथ का घटता हुआ क्रम है, तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे याद रखना, जो नाम टॉप पर उसकी वेवलेंथ ज्यादा, और जो नाम नीचे उसकी वेवलेंथ कम, उसकी तरंग दैर्घ्य कम। ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसके अलावा एक बात और याद है देखना आप सभी, कि हमने एक बात पढ़ी है अभी पीछे ही, एक दो क्लास पहले, कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है। यानी जिस वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे कम होती है। तो भैया रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे कम होगी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो की। तो इनमें सबसे कम आवृत्ति वाली कौन सी तरंगे हैं? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, न्यूनतम आवृत्ति होती है रेडियो की। और बढ़ते 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 मैक्सिमम किसकी हो जाती है? गामा की। तो गामा की होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम तरंग दैर्घ्य, अधिकतम अधिकतम आवृत्ति। यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ को आए तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ती है, यानी कि जो नाम सबसे नीचे लिखा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज्यादा। ठीक। अब पेपर में अगर वेवलेंथ पूछेगा तो रेडियो की वेवलेंथ ज्यादा है, नीचे की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ घटेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होती है? गामा किरणों की। यानी जो नाम नीचे लिखा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब पेपर में शायद ही कभी ऐसा होगा कि वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछे और आपको गामा मिल जाए ऑप्शन में। तो गामा नहीं मिलेगा तो फिर एक्सरे पे टिक लगाना, एक्सरे नहीं होगा तो अल्ट्रा पे लगाना। फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा की, ये नहीं मिलेगा तो फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ही चलेगा। तो वेवलेंथ उसकी ज्यादा है जो सबसे टॉप पर लिखा है, और फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है जो सबसे नीचे लिखा है। अच्छा, कोई जो वेव होती है उसकी बेटा एनर्जी, ऊर्जा भी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है।
शायद मैंने आपको बताया हो, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको मैंने बताया हो, लाइट चैप्टर अगर आपकी क्लास में मैंने पढ़ा दिया है तो बताया होगा मैंने कि जो लाइट मिलकर बनी होती है फोटोन से, जो रेडिएशन होती है ना भाई, लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है। तो जो रेडिएशन होती है, जो विकिरण होती है, ये फोटोन से मिलकर बनी होती है। फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। तो वहां पे मैंने बताया था कि एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी के लिए हम एफ भी यूज करते हैं, न्यू भी यूज करते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, यानी जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो गामा जो किरणें, इनकी आवृत्ति और इनकी ऊर्जा, ये दोनों सबसे ज्यादा होती हैं। आवृत्ति और ऊर्जा क्या होती है सबसे ज्यादा, लेकिन जो रेडियो है इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों कम होती हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी रेडियो की सबसे कम है, बढ़ते 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 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी किसकी होती है, गामा की। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अब ये साथ के साथ नाम अगर आपने पैटर्न में लिख रखे हैं तब आपको ये आंसर देने हैं। बस आप याद रखना, जब भी आपसे फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो याद रखना फ्रीक्वेंसी और एनर्जी उस वेव की ज्यादा है जो नाम नीचे लिखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी किसकी ज्यादा है, गामा की। लेकिन वेवलेंथ पूछेगा तो वेवलेंथ उसकी ज्यादा है जो नाम टॉप पर लिखा, जैसे कि रेडियो की। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक बार पहले इसे उतार लो फटाफट। अगर किसी का रह गया हो, अगर आपके सामने ये नहीं लिखा होगा तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सर फिजिक्स का न्यू बैच ज्वाइन करा दीजिए। कहां से करा दे भैया, नया बैच तो कोई है नहीं, लेटेस्ट बैच साइंस स्पेशल 25 ही है, 26 है। मतलब 26 में भी बहुत क्लास हो चुके हैं, 15 से ज्यादा। और जब आप बैच लेते हो तो भाई देख के लिया करो, और इन बातों के लिए कॉल सेंटर पे कॉल किया करो, है ना, एक चलती क्लास में मत किया करो। हो गया, चलो। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये करो। ये कह रहा है हमारे से, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेज हैज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। निम्न में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम है। तो आपको सर मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो वेवलेंथ जिसका नाम टॉप पर होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसका नाम सबसे नीचे हो। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है गामा की, पर इसने पूछे मिनिमम, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, रेडियो की। रेडियो की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमने लिखा भी है, रेडियो की वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्घ्य जो है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो वेव लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो हमारा काम बन गया, तो सी ऑप्शन बनेगा। अच्छा बेटा, मिनिमम पूछ रहा है तो इतना तो खुद दिमाग लगाओ, तो मिनिमम किसी एक की तो होगी, दो तीन की तो होगी नहीं, तो मोर देन अबव ये ऑप्शन तो यहाँ फर्जी है। ठीक है, रेडियो मेरा आंसर हो चुका तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर बनेगा मेरा सी ऑप्शन। ये करेक्ट आंसर है। आसानी क्वेश्चन था खैर ये वाला तो। एक ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अधिकतम आवृत्ति किसकी है। हुसैन, अरिजीत, शालिनी, लक्की, जितेंद्र, गोरी, बाथम, कुछ लिख रहे हैं ऑप्शन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी लिखवाई मैंने आपको, गामा की, तो गामा भी ऑप्शन मिल गया। यानी दो जो क्वेश्चन हमारे सामने आए कुछ ज्यादा आसान आ गए हैं। भाई हमें पता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की होती है, अगर यहाँ गामा ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हमें देखना पड़ता कि हम फिर जाते एक्सरे पे, है ना, जो नाम सबसे नीचे है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है गामा की। गामा ऑप्शन में ना हो तो फिर हम किस पे जाएंगे, देखो गामा कई बार ऐसे भी लिख सकता है और इसका सिंबल भी लिख सकता है वो गामा रेज, तो गामा ऐसे भी लिख सकता है, पूरा नाम भी लिख सकता है उसका। ठीक है, तो सी आंसर बन गया इसका, ये भी आसान ही था।
अब ये वाला करो। जनरली क्वेश्चन इस फॉर्म में ज्यादा आता है जो यहाँ पे लिखा है कि वेवलेंथ का घटता हुआ क्रम लिखना है कि बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। ये वाला क्वेश्चन करो। इसने कहा है वेव्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, तरंगे अपने तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में लिखनी है। तो घटते हुए क्रम का मतलब बेटा क्या है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे ही कम, है ना। तो देखो आपको पता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो की। चलो ठीक है, रेडियो से कम वेवलेंथ किसकी होती है, माइक्रो, माइक्रो से कम होती है इंफ्रा, इंफ्रा से कम होती है विजिबल, विजिबल से कम होती है अल्ट्रा। तो ये तो सीक्वेंस गड़बड़ा गया। यहाँ पे देखो रेडियो से कम माइक्रो, माइक्रो से कम इंफ्रा, तो ये फिर ये भी गलत हो गया। अगर आप ये वाला देखेंगे ये आपको बिल्कुल ठीक दिखेगा, सी ऑप्शन। जो 7 नाम लिखवाए हैं रेडियो वेवलेंथ, रेडियो से कम होती है माइक्रो, माइक्रो तो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर आता है इंफ्रारेड, इंफ्रा से कम किसकी होती है, विजिबल की, विजिबल से कम होती है अल्ट्रा वायलेट, ऑप्शन में नहीं है। फिर होती है एक्सरे की। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर सी ऑप्शन लिखा है उसका एकदम बिल्कुल ठीक आंसर है। डी वालों को तो बिल्कुल ही गलत है। डी कैसे हो जाएगा भाई, इसने वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर का, बढ़ता हुआ क्रम नहीं कहा। अगर वो बढ़ता हुआ क्रम कहता तो फिर आपका ठीक होता। भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं समझ रहे आप, घटते हुए क्रम का, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा पहले वो आएगा, फिर उससे कम डिक्रीज करो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। डी तो बिल्कुल ही उल्टा आंसर बता दिया रानू कुमार ने। शिवम, गौरी, लक्की, पवन, हुसैन, नितेश, जितेंद्रा, इन सब का ठीक है। ऐसे गलत मत करो भाई, अभी तो लिखवाया, इसके अलावा आपने कॉपी में 7 नाम लिखे नहीं है जैसे हमने बताया आपको। एक करो। किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी प्रकाश और गामा किरणों के बीच होती है। द वेवलेंथ ऑफ विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बिटवीन दोज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड गामा रेज। ये बताओ, अंकित का नोट है, लो, थैंक यू। बाय। तो देखो इसने आके कौन सा जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी प्रकाश गामा के बीच में, अगर आप देखोगे तो आपको एक्सरे दिखाई देगा। मुझे आपको 7 नाम लिखवाए हैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे। तो उसने क्या कहा आपसे कि गामा रे और अल्ट्रा वायलेट रेज के बीच में कौन सी आएगी वेवलेंथ, एक्सरे की आएगी। तो क्वेश्चन भी आता है पेपर में एक्सरे का, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक है, एक करो। क्वेश्चन नंबर 6 करते रहो सभी, और क्वेश्चन का नंबर भी लिखो। पवन, शालिनी साथ में खाली ए बी मत लिखो। लक्की, सागर, निवास पटेल, आप भी पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, उसके आगे एबीसीडी लिखेंगे। सब बाकी बच्चे लिख रहे हैं, माधव कुमार, अरिजीत, शेखर, लक्की, करो सभी। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं, स्नेहा, मनीष, निखिल, जितेंद्र, दीप्ति, पवन। समझने लगे हो ना बेटा क्वेश्चनों को। इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच वेवलेंथ इंक्रीज। इस बार बेटा वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम कहा इसने, तो इसकी वेवलेंथ कम पहले वो आएगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा की, गामा ऑप्शन में नहीं है, तो सब थोड़ी सी ज्यादा होती है एक्सरे की, एक्सरे ऑप्शन में नहीं है,
तो थोड़ी ज्यादा होती है अल्ट्रावायलेट रे, तो पहले नंबर पे आएगा 3। अल्ट्रावायलेट रे थोड़ी सी ज्यादा किसकी होगी, विजिबल लाइट की। तो थोड़ी ज्यादा किसकी होगी, इंफ्रा की। उससे ज्यादा किसकी होगी, माइक्रो की। 3, 1, 2, 4 डी ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जितने बच्चों का अभी तक देखा सबका डी ही है, यानी इस बार आप बात को पकड़ गए हो। शालिनी, मोहम्मद, अजरुद्दीन, चेतन, विक्की, शेखर, नवनीत, दीपक, विपिन। एक ये रानू कुमार का गलत है और एक अरिजीत साहू का, बाकी पूरी क्लास में सबका ठीक है। इंदु कुमारी, शालिनी, रोहित, पवन, जूरिया का भी गलत था पहले ये, दीप्ति, शिवम वगैरह, बाकी और सबका ठीक है ना। एक दो बच्चों को गलत है। भाई आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हो कि बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम क्या होता है। जब आपसे कह रहा है कि वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम बताओ, यहाँ देखो, बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये है कि आपको पता है कि ऊपर वाले की वेवलेंथ ज्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो वेवलेंथ घटेगी। वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम कह रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाओ। तो वहां ऑप्शन में गामा एक्सरे था नहीं, तो अल्ट्रावायलेट था, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, ये चारों थे। तो नीचे से ऊपर की तरफ को जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती हुई दिखेगी। ये करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको एक्सरे भी लिखवाया गया है, गामा भी लिखवाया गया है, इंफ्रा भी। कैथोड रे मैंने कहीं दूर दूर तक भी लिखवाया आपको, नहीं। तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। बेटा कैथोड रेज होती है जैसे इलेक्ट्रॉन की जो बीम हो ना, इलेक्ट्रॉन अगर एक ही डायरेक्शन में पूरी स्पीड से भाग रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम बनती है, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में पूरा तेजी से भागते हैं, उसे हम कहते हैं कैथोड रेज। तो वो कैथोड रेज होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं आती। तो 11वें का आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। ये आप समझ ही गए है ना। अगले बात है, ये करना क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, जब मैं क्लास में एक बच्चे का कुछ कमेंट आया था, एक शेर वेर का कुछ आया था करके, रोरिंग ऑफ लॉयन। एक बच्चा कह रहा है कि शेर का दहाड़ना, लो इंटेंसिटी हाई पिच, बहुत लो इंटेंसिटी लो पिच, हाई इंटेंसिटी लो पिच, ये वो। तो एक बच्चा कह रहा है कि शेर की जो दहाड़ है वो किस में आएगी। बेटा जो शेर जो है ना, जो दहाड़ता है शेर, तो शेर जो है उसकी आवाज ही फ्लैट वॉइस होती है। लड़कों की जो आवाज होती है ना, वो शेर की आवाज की तरह मैच करती है। हमारी जो लड़कों की आवाज होती है लो पिच में आती है, तो शेर की जो आवाज है वो भी लो पिच में आती है। जो मच्छर भिन भिनाता है ना, टी करता है, वो आती है हाई पिच में। लड़कियों की आवाज भी हाई पिच में आती है, यानी कि लड़कियों की जो आवाज है वो मच्छरों की भिन भिनाट से मैच कर रही है। तो मच्छरों का भिन भिनाट और लड़कियों की वॉइस, ये दोनों हाई पिच में आती हैं बारीक आवाज में। लड़कों की आवाज और शेर की आवाज आती है लो पिच में। तो शेर की जो आवाज है वो लो पिच में आएगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है कि पूरे जंगल में आवाज सुनाई देगी उसकी। तो शेर का जो दहाड़ना है वो उच्च तीव्रता है, हाई इंटेंसिटी का साउंड है, कि कान के पास अगर शेर आपके दाड़ दे तो कान के पर्दे फट जाएं बहुत जोर से। तो शेर जो है उसका डेसिबल तो बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, लेकिन पिच लो है ना। अच्छा, अब यहां पे लिखा है उसने कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेज इन वैक्यूम। बेटा मैंने आपको बताया कि वैक्यूम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं सबकी स्पीड सेम है, 3 × 10⁸। तो वैक्यूम में चाहे इंफ्रारेड वेव हो, इनकी स्पीड भी 3 × 10⁸ होगी, और चाहे अल्ट्रावायलेट हो, इसकी स्पीड भी 3 × 10⁸ होगी। तो अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो 16 का सी बनेगा। भाई जीरो क्यों बता रहे हो विक्की भाई, जीरो किस लिए तुम्हारा। कि नितेश बता रहा 2:1 बता रहा है। मैंने आज की जो पहली क्लास बताई थी, पहली क्लास में आपको मैंने लिखवाया था कि सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में 3 × 10⁸ की स्पीड से चलती हैं। यहां देख लो, ये लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वैक्यूम में इतनी है, तो कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लो, सबकी स्पीड वैक्यूम में ये है। तो उसका रेशियो निकालेंगे तो 1 आएगा। जीरो क्यों बता रहे हो। एक क्वेश्चन ये है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, वैद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न की जाती हैं। तो लिखा कि उसने एक स्टैटिक चार्ज, एक स्थिर चार्ज के द्वारा, रुके हुए आवेश के द्वारा। एक लिख रहा है एन एक्सिलेटेड चार्ज, एक त्वरित आवेश के द्वारा। एक कह रहा है कि एक मूविंग चार्ज है। एक कह रहा है चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण के द्वारा। ये कुछ लिखा है उसने। देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है किसी त्वरित आवेश के द्वारा, एक्सिलेटेड चार्ज के द्वारा। देखो अगर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, स्टैटिक है, स्थिर है, तो रखा हुआ चार्ज जो है, स्टैटिक चार्ज जो होता है बेटा, वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म दे सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज एक ही स्पीड से भाग रहा हो, वो कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा हो, तो केवल मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे सकता है। लेकिन जो चार्ज एक्सिलेट कर रहा हो, एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता ना, एक्सिलेट करने का मतलब क्या है, यानी या तो स्पीड का बढ़ना, घटना, या डायरेक्शन का चेंज होना। शायद मैंने एक बैच में भी काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाया इन बच्चों को, साइंस 25 वालों को। जब मैंने पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा एक्सेलरेशन के 3 मतलब होते हैं। कोई चीज एक्सिलेट करने का मतलब है या तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, या उसकी स्पीड घट रही है, या उसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो अगर कोई पार्टिकल आपने लिया, आपसे लगातार ऐसे एक्सिलेट कराओ, उसकी स्पीड को लगातार बढ़ाओ, घटाओ, उसकी डायरेक्शन को चेंज करो, तो एक एक्सिलेटेड चार्ज जो है वो पैदा करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं, तो वो केवल एक त्वरित आवेश के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा, एक एक्साइटेड चार्ज के द्वारा। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, ये जो मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारे पास बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर आपसे मैं पूछूं कि जैसे मैंने आपको जो मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे पढ़ाया था, मैकेनिकल वेव, मूविंग का मतलब वहां पे कांस्टेंट स्पीड से भागना है, एक ही स्पीड से। एक्सीलेट का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी में चेंज है। ठीक है, कोई साउंड 333 मीटर पर सेकंड ट्रेवल करता है, तो 333 मीटर क्या ट्रेवल करेगा, डिस्टरबेंस या सोर्स। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का ट्रेवलिंग होगा। पार्टिकल तो वहीं के वहीं आगे पीछे हिलेंगे, पार्टिकल थोड़े ना आगे बढ़ते हैं। जिस मीडियम में साउंड चलता है प्रिंस, उस मीडियम के पार्टिकल तो वहीं के वहीं लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंगों में आगे पीछे हिलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में ऊपर नीचे हिलते हैं, और डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है आगे। अब देखो अभी बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात अगर हम करें, जब मैंने आपको मैकेनिकल वेव पढ़ाया था, यांत्रिक तरंग, तो मैंने आपसे कहा था कि मैकेनिकल वेव वो हैं जो केवल वैक्यूम में ही, जो केवल मीडियम में चल सकती हैं, वैक्यूम में नहीं चलेंगी। और ये 2 टाइप की थी मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ही नेचर होता है, वो होता है केवल ट्रांसवर्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये होती है ओनली ट्रांसवर्स वेव, केवल अनुप्रस्थ तरंग, ओनली ट्रांसवर्स, केवल अनुप्रस्थ। हो सकता है कि ये अनुदैर्घ्य भी होती हो, पर उनके बारे में हमें नहीं पता है, या उसका मैथमेटिक्स अभी डेवलप नहीं कर पाए उसे समझने के लिए। अभी हमारे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इनका केवल एक ही नेचर है, केवल ट्रांसवर्स नेचर की, अनुप्रस्थ। आप कहेंगे सर आपने हमें बताया था कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जिस मीडियम में वेव चल रही है, उस मीडियम के पार्टिकल, उस माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव में याद आ रहा है कि जैसे एक रस्सी का मैंने एग्जांपल लिया था कि रस्सी में आप काले काले निशान बना दो मार्कर से, ऐसे झटका मारो तो काला निशान ऊपर नीचे हिलेगा। तो जिस दिशा में वेव पैदा हो रही है उसके लंबवत कंपन होते हैं। पर अब एक चीज बताओ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर ये ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती हैं, और वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल होता ही नहीं है। तो जब ये वेव चल रही होती है, तो वेव के डायरेक्शन के फिर परपेंडिकुलर कौन ओसिलेट करता है, कौन दोलन करता है भाई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में जा रही है, निर्वात में, वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल है ही नहीं, वैक्यूम तो खाली जगह होती है। अब ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उसके लंबवत कंपन होना। तो वेव की दिशा के लंबवत फिर कंपन कौन करता है। तो बेटा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, ये मेरे पास में ये वेव की डायरेक्शन है, तरंग की दिशा, यहाँ पे वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज पार्टिकल के एक्सिलेट करने से पैदा हुआ है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं वेव के डायरेक्शन के। तो ये तरंग की दिशा है, तो तरंग की दिशा के लंबवत कौन हिल रहा है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, लंबवत। ये मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसे दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री के एंगल पे। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये 90 डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे। तो अब इसे मैंने अपनी उंगली को लगातार मैं ऐसे खड़ा तो कर नहीं सकता, तो मैंने क्या किया,
तो मैंने क्या किया, इसे ऐसे यहाँ पे लिटा दिया। तो इसमें जो वेव की दिशा के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और वेव की दिशा के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर ऑसिलेशन होने चाहिए, लंबवत कंपन होने चाहिए। तो लंबवत कंपन किसके होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करता है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये तरंग की दिशा के भी लंबवत हैं और आपस में भी लंबवत हैं। और ये आते कहां से हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है किसी आवेशित कण, किसी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के एक्सीलरेट करने से। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जन्म देता है। तो जो सूर्य वगैरह है ना, इनके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं, वो एक्सीलरेट कर रहे होते हैं, तो वहां से रेडिएशन एनर्जी निकल रही है। ठीक है। एक बच्चा क्या लिख रहा है, सर आपसे एक एडवाइस चाहिए। आप तो सर जी बहुत सही पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पब्लिकेशन की बुक का एक एक क्वेश्चन बन गया। ग्रुप डी में भी यही प्रॉब्लम आई थी, केमिस्ट्री में गोल हो गया था। केमिस्ट्री पढ़ो भाई और उसका क्वेश्चन लगाओ। केमिस्ट्री के साथ क्या है ना कि फिजिक्स को हम फिर भी थोड़ा बहुत भी अगर हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा हो तो जल्दी रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें डेली लाइफ को सामने दिखती नहीं है, थोड़ा समय लगता है। पढ़ोगे धीरे धीरे उसमें भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इस बात को समझ में आई आपको, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अभी, इसका आंसर देना। इस वाले में नहीं है। एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था, तो शायद वो होगा सत्रह, 18, 19। प्रैक्टिस सेट शायद 18 में है। ये क्वेश्चन करना ध्यान से, चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ना तसल्ली से, और ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए जाना। क्वेश्चन करो ये। इसने लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी। बेटा ध्यान से देखो, इसमें लिखा है कि नॉट ए प्रॉपर्टी। तो पहला लिखा है इसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, oscillating electromagnetic field perpendicular to each other, electromagnetic wave are transverse, electromagnetic wave do not require a medium to propagate। देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है केवल, ये बात सही है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, ये भी सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल वेव है, इन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, बात भी सही है। अब देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूछा जाए, उसे आप लाइट से रिप्लेस कर दिया करो। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि लाइट जो है वो इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन शो नहीं करती। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट भी तो आती है,
तो आपको पता लाइट का तो इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रेक्शन भी होता है, लाइट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि जैसे लाइट जो है वो डू नॉट शो, वो व्यतिकरण विवर्तन नहीं दिखाती है, तो गलत है। ये जो गलत है वही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने नहीं तो पूछा है भाई। ये तो बी तो हो ही नहीं सकता। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं और आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, लंबवत ऑसिलेट करते हैं। ये ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, इन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। सारी स्टेटमेंट सही है, तो ये तो मेरा आंसर बनेगा ही नहीं। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब एक थोड़ा सा और अच्छा लाइन में आपसे पूछूंगा इसमें। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से करेंगे। शेखर यादव, अरिजीत, चेतन, लक्की, नवनीत, रामचंद्र मुर्मू, करो भाई। रोहित, दीपक, प्रशांता, शेखर, पीयूष, देखो उसने क्या लिखा है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस व्हेन द चार्ज। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस की जाती है? जब चार्ज एक्सिलरेट करे, त्वरित गति में हो। तो एक्सिलरेट करने का मतलब होता है स्पीड बढ़े, घटे या डायरेक्शन बदले। तो अब इसने कहा कि मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। भाई सर्कुलर ऑर्बिट में अगर चार्ज घूमेगा तो उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होगी, तो यानी कि एक्सिलरेट कर रहा है, यानी कि बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा फिर नहीं होगा। फेलिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां से भी आपको उसे एक्सिलेट करा सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा हमारा ए एंड सी। देखो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करनी है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा करनी, तो चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करना चाहिए। एक्सिलेट कैसे हो सकता है? या तो मैंने कहा कि उसकी स्पीड बढ़ाओ या उसकी स्पीड घटाओ या उसकी डायरेक्शन में चेंज करो। अब जब वो सर्कुलर ऑर्बिट पर घूमेगा तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत जाएगा तो स्पीड घटेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वो एक्सिलेट कर जाएगा। लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है, नियत वेग से मूव करने का मतलब है कि ना तो उसकी स्पीड बदल रही ना ही उसकी डायरेक्शन बदल रही। तो अब यहां पे एक्सिलेट नहीं हो पाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन। ठीक। एक कह रहा है कि हैज मिनिमम वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ सबसे कम है? तो आपको पता सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा की। ये भी आसान क्वेश्चन है, गामा। एक ये बताओ। इसने कहा है ईएम तरंग, ईएम समझ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उसने हिंदी में भी ईएम लिख दिया। ईएम तरंग की तीव्रता में चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र घटकों द्वारा किया गया योगदान का अनुपात कितना है? बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनका जो योगदान होता है 1:1 बराबर का। तो ये ऑप्शन आएगा इसका, जितना योगदान इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का। एक क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। मनीष, शिवम, रामचंद्र, गोरी, करो। इसने आके बीच ऑफ द फॉलोइंग है मिनिमम मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। बेटा देखो जिस वेव की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वही तो किसी वस्तु के ज्यादा भेद पाएगी, पेनिट्रेट कर पाएगी। आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ी हैं, इन सारी के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? आप कहेंगे सर गामा की। गामा की एनर्जी ज्यादा है तो ये पेनिट्रेट भी यही ज्यादा कर पाएगी। तो ये तो
बहुत अंदर तक घुस जाते हैं, किसी मेटल शीट के अंदर भी, रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ा होगा आपने। तो मैक्सिमम पेनिट्रेशन है गामा की। ठीक, तो हमारे पास में एक आज का लास्ट क्वेश्चन ये बताना है आपको, एक्सरे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको लिखवाई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? रेडिएशन, एनर्जी, ऊर्जा। तो एनर्जी कोई चार्ज थोड़ा ना होता है। तो कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, खाली एक्सरे गामा की बात नहीं है, कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये न्यूट्रल होते हैं, उदासीन। एनर्जी है तो सी ऑप्शन बनेगा। तो सबसे पहले वाले पेज पर आपको लिखवा भी देता हूं, यहाँ पे ऐड भी कर लेना। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट हैव एनी चार्ज। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई आवेश नहीं होता है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट हैव एनी चार्ज। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई आवेश नहीं होता है। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई आवेश नहीं होता है। सभी के सभी बेटा चार्जलेस हैं। ठीक है, चलो अभी आपकी बायो क्लास का टाइम हो गया, 11:59 हो गया। बाकी मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। तो 2 क्लास के अंदर ये मैक्सिमम, अगली 2 क्लास में ये वेव चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू एवरीवन।